Hello student, welcome to my YouTube channel Kamal Ahmed Perfect Classes Biology. कैसे हैं बच्चों? उम्मीद करते हैं ठीक हैं। प्यारे, लगभग 5-6 दिन बाद हम चैनल पर उपस्थित हो रहे हैं। उसकी वजह ये थी कि हम कुछ अस्वस्थ चल रहे थे। पिछले वीडियो में हमने टॉपिक छेड़ा था डीएनए की रेप्लिकेशन, जिसमें एक जनरल आइडिया दिया था। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ चलते हैं। आपके एनसीईआरटी की बुक में एक हेडिंग दी है मशीनरी एंड एंजाइम। इसमें हम चर्चा करेंगे इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। प्यारे, अगर मैं बात करूं डीएनए के रेप्लिकेशन की, तो चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो और चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों सेल्स में डीएनए की रेप्लिकेशन वर्जिनली कॉमन होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, दोनों सेल्स में डीएनए की रेप्लिकेशन वर्जिनली कॉमन होती है। फिर भी डीएनए के रेप्लिकेशन की शुरुआत प्रोकैरियोटिक सेल से हुई। कहाँ से हुई? प्रोकैरियोटिक सेल से हुई। क्यों हुई? क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल एक सिंपल सेल होता है जिसमें एक ही डीएनए, जो सर्कुलर डीएनए के रूप में एक छोटा सा डीएनए पाया जाता है, इसमें कम जटिलताएं होती हैं। 1963 की बात है, जॉन के इंस्टीट्यूट साइंटिस्ट था, लिख लेते हैं हम, जॉन केन्स 1963 में ऑटो रेडियोग्राफी इस मेथड से डीएनए के रेप्लिकेशन की स्टडी की, जो सिंपल मेथड में होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। कारण मैंने बताया है, क्योंकि उसमें एक ही डीएनए जो सर्कुलर मैनर में होती है, छोटी सी डीएनए होती है। इसके बाद बात आती है यूकैरियोटिक सेल में, जो काफ़ी जटिलताएं होती हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। बाद में अदर साइंटिस्ट ने, अन्य रिसर्चर्स ने डीएनए के रेप्लिकेशन की बात की, जो यूकैरियोटिक सेल में जो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, और उस कॉम्प्लिकेशंस को मद्देनज़र हम उसकी स्टडी 3 हेडिंग में करेंगे। उसकी स्टडी यानी अगर हम डीएनए रेप्लिकेशन की बात करें यूकैरियोटिक सेल में प्यारे, तो हम क्या करेंगे, उसकी स्टडी हम 3 हेडिंग में करेंगे। पहली चीज़ है डीकॉइलिंग एंड रिकॉइलिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, डीकॉइलिंग एंड रिकॉइलिंग ऑफ सुपरकॉइल ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। दूसरा है अनबाइंडिंग एंड मेल्टिंग ऑफ डबल हेलिक्स। तीसरा है सिंथेसिस ऑफ न्यू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। इन 3 हेडिंग के अंतर्गत हम स्टडी करेंगे किसकी? यूकैरियोटिक सेल में होने वाले डीएनए रेप्लिकेशन की। लेकिन इस वीडियो में हम केवल 2 बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। ये जो तीसरी बिंदु है, जिसको हम क्या कहते हैं, सिंथेसिस ऑफ न्यू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ये थोड़ी लंबी है, इसलिए इसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हम 2 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, डीकॉइलिंग एंड रिकॉइलिंग ऑफ सुपरकॉइल ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, दूसरी है अनबाइंडिंग एंड मेल्टिंग ऑफ डबल हेलिक्स। ठीक है, बाकी इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यूकैरियोटिक सेल में पाए जाने वाले डीएनए के रेप्लिकेशन की।
ध्यान से सुनिए। पहली हेडिंग है इसके अंतर्गत कि यूकैरियोटिक सेल में डीएनए रेप्लिकेशन, प्यारे इसको आप ध्यान से सुनिए। इसमें हम चर्चा करेंगे सबसे पहले कि सपोज करते हैं पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि ये डीएनए हेलिक्स है, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर होते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर करते क्या हैं? सबसे पहले सुपर क्वाइलिंग समाप्त होती है। क्या होती है? सुपर क्वाइलिंग समाप्त होती है। सुपर क्वाइलिंग समाप्त होती है किसकी? डीएनए हेलिक्स की। सुपर क्वाइलिंग एंड होती है डीएनए हेलिक्स की। क्यों? क्योंकि उसमें एक एंजाइम होता है जिसको हम क्या कहते हैं? टोपोआइसोमेरेज। फिर से सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि डीएनए हेलिक्स की जो सुपर क्वाइलिंग होती है उसको खोलने का काम कौन करता है? ये टोपोआइसोमेरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कई तरीके के होते हैं। प्यारे ये टोपोआइसोमेरेज क्या काम करता है? इस सुपर क्वाइलिंग को समाप्त करता है, यानी जो गुथने वाली प्रोसेस है उसको वो ओपन कर देता है, और जो ओपन करता समाप्त करके इस हेलिक्स को खोल देता है। ठीक, अब इसकी वैरायटी आती है दो। इसकी वैरायटी आती है दो। किसकी वैरायटी? टोपोआइसोमेरेज की वैरायटी दो, फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट क्या काम करता है? फर्स्ट एक स्ट्रैंड को खोलता है। फर्स्ट टोपोआइसोमेरेज क्या काम करता है? एक स्ट्रैंड के फॉस्फेट समूह से जुड़कर कटिंग शुरू करता है, और जैसे ही फॉस्फेट समूह से वो सेपरेट होता है, कटिंग उसकी बंद हो जाती है। दूसरी चीज क्या है? जो टोपोआइसोमेरेज सेकेंड है, टोपोआइसोमेरेज पिछली वीडियो में चर्चा किया था, टोपोआइसोमेरेज सेकेंड है प्यारे। ये क्या काम करता है? डबल हेलिक्स मतलब दोनों स्ट्रैंड में एक साथ कटिंग करता है। दोनों स्ट्रैंड में एक साथ कटिंग करता है। ध्यान रखेंगे, टोपोआइसोमेरेज जो है दोनों स्ट्रैंड में एक साथ कटिंग करता है। इसीलिए टोपोआइसोमेरेज सेकेंड को हम कह देते हैं डीएनए गायरेज। क्या बोलते हैं? डीएनए गायरेज। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल में जो डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, कॉम्प्लिकेशंस के थ्रू होती है, तो उसको हम 3 स्टेप में किए हैं। पहले स्टेप में क्या है? डीकॉइलिंग एंड रिकॉइलिंग ऑफ सुपर कॉइल ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। पहले स्टेप की चर्चा हम कर रहे हैं कि डीकॉइलिंग एंड रिकॉइलिंग ऑफ सुपर कॉइल ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। मतलब ये कि पहले हम उस सुपर कॉइलिंग को, जो डीएनए की सुपर कॉइलिंग मतलब गुथा हुआ है, उसको हम समाप्त करते हैं। किससे? टोपोआइसोमेरेज से। टोपोआइसोमेरेज क्या काम करता है? उस डीएनए स्ट्रैंड के फॉस्फेट से जुड़ करके कटिंग शुरू करता है। फॉस्फेट समूह से जुड़ जाता है, कटिंग बंद हो जाती है। फिर दूसरी आती है टोपोआइसोमेरेज सेकेंड, जो दोनों स्ट्रैंड पे कटिंग करता है, जिससे हम डीएनए गायरेज भी कहते हैं। अब आती है बात अनवाइंडिंग एंड मेल्टिंग ऑफ डबल हेलिक्स। अनवाइंडिंग एंड मेल्टिंग ऑफ डबल हेलिक्स। पहले आप इसमें ध्यान रखेंगे 2-3 छोटे छोटे पॉइंट है। एक है रेप्लिकेशन वर्जिन, मतलब ये कि जहां से वो उसकी रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है, जहां से रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है, जहां से रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है, वो विशेष स्थान होते हैं, स्पेशल साइट होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन वर्जिन। ध्यान से सुनिए, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो और चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों में क्या होता है? एक विशेष स्थान पर ही, विशेष जगह पे ही रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है। जहां से शुरुआत होती है उसको हम क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन वर्जिन। हाँ,
एक चीज ये भी ध्यान रखेंगे, अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में एक ही रेप्लिकेशन वर्जन होती है। रेप्लिकेशन वर्जन क्या है? जहां से रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है, जहां से रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है उसको हम क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन वर्जन। अब प्रोकैरियोटिक की बात मैं करूं तो प्रोकैरियोटिक में केवल एक ही रेप्लिकेशन वर्जन होती है। एस्क्रिप्चर कोलाई की बात मैं कर रहा हूं। जॉन केल्स ने जो स्टडी किया था, जॉन केल्स ने जो प्रोकैरियोटिक सेल की स्टडी किया था, वो प्रोकैरियोटिक सेल था क्या? एस्क्रिप्चर कोलाई, या जिसको हम शॉर्ट में ई कोलाई भी कहते हैं। हाँ, तो प्यारे, अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं तो उसमें एक ही रेप्लिकेशन वर्जन होती है। और ध्यान रहे, अगर हम रेप्लिकेशन वर्जन की बात करते हैं, रेप्लिकेशन वर्जन की बात करते हैं, तो रेप्लिकेशन वर्जन की बात करें, पूछता है कंपटीशन में ये रेप्लिकेशन वर्जन इन प्रोकैरियोट्स, ये सिंगल होती है। सिंगल होती है, सपोज करते हैं कि ये ई कोलाई बैक्टीरिया की बात कर रहा है, ई कोलाई बैक्टीरिया की बात कर रहा है। सपोज करते हैं ई कोलाई बैक्टीरिया में रेप्लिकेशन वर्जन कहाँ होगी? जहां पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़े होते हैं, मतलब जहां पे ये मॉलिक्यूल इसके प्लाज्मा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो यहां अगर ये जुड़ा हुआ है तो यहीं पे क्या होगा? रेप्लिकेशन वर्जन होगी। यहां दिखा देते हैं हम, रेप्लिकेशन वर्जन। और इसी रेप्लिकेशन वर्जन को हम नाम देते हैं क्या? ओरिसी। क्या? ओरिसी। ध्यान देंगे, यदि नीट में सवाल आता है कि ओरिसी क्या है, तो ओरिसी है रेप्लिकेशन वर्जन जो प्रोकैरियोटिक सेल में पाई जाती है, जो प्रोकैरियोटिक सेल में पाई जाती है। फिर से सुनिए, रेप्लिकेशन वर्जन क्या है? जहां से रेप्लिकेशन की प्रोसेस शुरू होती है, जहां से रेप्लिकेशन की प्रोसेस शुरू होती है उसको हम क्या कह देते हैं? रेप्लिकेशन वर्जन। प्रोकैरियोटिक सेल में जहां से रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है उसको हम ओरिसी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें, यूकैरियोटिक सेल, हाँ एक चीज और बता दूं बेटा, ये रेप्लिकेशन वर्जन कहाँ होती है? जहां पे एडेनिन और थायमिन, ये जो डबल बॉन्ड का चक्कर है, यहाँ पे जहां पे सफिशिएंट अमाउंट में होती है, जहां पे सफिशिएंट अमाउंट में एडेनिन डबल बॉन्ड थायमिन यानी ए डबल बॉन्ड टी जहां पे सफिशिएंट अमाउंट में होती है, वहीं से उसकी वर्जन, रेप्लिकेशन वर्जन की शुरुआत होती है। रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है, उसको हम रेप्लिकेशन वर्जन कहते हैं। अब यूकैरियोटिक की बात करूं तो यूकैरियोटिक की बात में ध्यान रखेंगे 100 से 150 नाइट्रोजनस बेस पेयर, नाइट्रोजनस बेस पेयर 100 से 150 की संख्या में नाइट्रोजनस बेस पेयर का बना, 100 से 150 नाइट्रोजनस बेस पेयर का बना एक से अधिक रेप्लिकेशन वर्जन होते हैं। मतलब ये कि जैसे प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल रेप्लिकेशन वर्जन होती है जिसको हम ओरिसी के नाम से जानते हैं, ऐसे ही यूकैरियोटिक सेल में 100 to 150 नाइट्रोजनस बेस पेयर का बना हुआ एक से अधिक मोर देन वन रेप्लिकेशन वर्जन पाए जाते हैं। ये तो बात हो गई क्या? अनबाइंडिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट डबल हेलिक्स में पहली पॉइंट जिसको हम क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन वर्जन। अब दूसरी बात आती है क्या? मेल्टिंग ऑफ डबल हेलिक्स। अब ये डबल हेलिक्स है, इसको गलाने का काम, डबल हेलिक्स जो है उससे, उसी से ना हम रेप्लिकेशन कराएंगे, उसी से ना हम बढ़ाएंगे उसको। तो अब सबसे पहले क्या होगा बेटा?
सबसे पहले होगा क्या, उसकी डबल हेलिक्स मेल्ट होगी, उसकी डबल हेलिक्स मेल्ट होगी। और मेल्ट कराने के लिए कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन होते हैं, कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन होते हैं जिनको हम कहते हैं वर्जिन बाइंडिंग प्रोटीन। वर्जिन बाइंडिंग प्रोटीन, ये वर्जिन बाइंडिंग प्रोटीन करते क्या है यार, ये वर्जिन बाइंडिंग प्रोटीन करते क्या हैं, ये वर्जिन बाइंडिंग प्रोटीन जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर की जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको समाप्त करते हैं। वर्जिन बाइंडिंग प्रोटीन, सबसे पहले तो बात तो आप जाने की रेप्लिकेशन वर्जिन क्या है, जहां से रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है। दूसरी चीज, ये वर्जिन बाइंडिंग प्रोटीन क्या है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड डबल हेलिक्स के जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको समाप्त करती है, पहली चीज। दूसरी चीज, हाइड्रोजन बॉन्ड को समाप्त करके उसके हेलिक्स को खोलती है, उसके हेलिक्स को क्या करती है, खोलती है। तो इसका मतलब क्या होगा कि उस हाइड्रोजन बॉन्ड को गलाएगी। कौन गलाएगी, स्पेशल टाइप की प्रोटीन, स्पेशल टाइप की प्रोटीन गलाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं, वर्जिन बाइंडिंग प्रोटीन, वर्जिन बाइंडिंग प्रोटीन। और कैसे गलाएगी, एटीपी एनर्जी के रूप के साथ एसोसिएट करके, यानी उसको एनर्जी चाहिए, एनर्जी हम जानते हैं एटीपी के रूप में होती है। तो वो एटीपी एनर्जी से बाउंड होकर के क्या करती है, हाइड्रोजन बॉन्ड को गलाती है। इसको हम कहते हैं क्या, मेल्टिंग, मेल्टिंग ऑफ डबल हेलिक्स। इसीलिए इसको हम वर्जिन बाइंडिंग प्रोटीन को हम इनिशिएटर प्रोटीन भी कहते हैं। तो कई नामों से जाने जाते हैं, वर्जिन बाइंडिंग प्रोटीन या इनिशिएटर प्रोटीन, बाद में इसको डीएनए भी नाम दे दिया जाता है। कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए, पहले इसी को हम डीएनए भी नाम दे देते हैं। आगे चलिए, अब बात आती है बाई डायरेक्शनल, बात आती है बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन, बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन। अब इसको हमें मिटाना पड़ेगा, तब हम बताएंगे। बाई डायरेक्ट, इसकी ये जो तीसरी पॉइंट है, इसकी वीडियो हम कल देंगे। ये लंबा है बेटा, इसलिए थोड़ा हम टुकड़े में बांट दिए हैं। थोड़ा सा हम अस्वस्थ चल रहे हैं, काफ़ी दिनों बाद हम चैनल पे मिल रहे हैं बेटा, तो बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन। ये देखिए, अब सपोज करते हैं कि यहां से वर्जिन बाइंडिंग प्रोटीन ये आकर के डबल हेलिक्स यानी हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दिया, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दिया। और तोड़ने के बाद ये इसकी जो स्ट्रैंड है दोनों वो अलग अलग हो गई, वो अलग अलग हो गई। तो अलग अलग हो गई तो एक डायरेक्शन इधर गई, एक डायरेक्शन इधर गई। इसी को हम कहते हैं क्या, बाई डायरेक्शनल। मतलब जो रेप्लिकेशन होती है वो दो दिशा में होती है, एक डायरेक्शन इधर, एक डायरेक्शन इधर। ठीक, इतनी चीज क्लियर हुई। अब आ जाइए अपने असली फिगर पे। ये डबल हेलिक्स था, यहां पे हुआ क्या, वर्जिन बाइंडिंग प्रोटीन। वर्जिन बाइंडिंग प्रोटीन, बाद कंफ्यूज ना होइएगा, कभी कभी हम एंजाइम कह देते हैं, कभी कभी प्रोटीन कह देते हैं। एंजाइम ओरिजिनली प्रोटीन होते हैं बेटा। जैसे वर्जिन बाइंडिंग प्रोटीन कहा गया तो जान रखिएगा कि एंजाइम है वो। तो अब यहां पे जैसे यहीं से रेप्लिकेशन शुरू हुआ, जब रेप्लिकेशन शुरू हुआ तो पूरी की पूरी स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड इधर चली गई, एक स्ट्रैंड इधर चली गई। तो ये दो डायरेक्शन बना कि नहीं बना। अब इसको इतनी चीजें जो बन रही है, देख रहे हैं ये जो घेर रहा हूं मैं, आप घेरेंगे नहीं फिगर में, इसको हम कहते हैं फार्क। क्या बोलते हैं, फार्क।
अब ये दूसरी फॉर्क, ये दूसरी फॉर्क, तो क्या फॉर्क हुए? 2 फॉर्क हुए। तो जब रेप्लिकेशन शुरू होती है, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड जब टूटता है, हाइड्रोजन बॉन्ड जब टूटता है तो 2 फॉर्क बनते हैं, और दोनों फॉर्क पे जैसे चिमटा देखे हैं आप, फॉर्सेप चिमटी देखे हैं, तो उसमें 2 पार्ट नहीं होता है, वो सिर्फ एक एक को हम कहते हैं फॉर्क। क्या बोलते हैं? फॉर्क। ऐसे तो अब एक फॉर्क ये, एक फॉर्क ये। अब जब ये आप मानते हो कि ना ओल्ड स्ट्रैंड है, ये नीला वाला जो दिख रहा है ये ओल्ड स्ट्रैंड है, ये इधर नीला वाला ये ओल्ड स्ट्रैंड है, और जो रेड कलर का दिखाया है हमने ये न्यू स्ट्रैंड है। इसी को हम सेमी कंजर्वेटिव मेसल्सन और स्टॉल का जो एक्सपेरिमेंट था यही तो था कि ओल्ड स्ट्रैंड के अंदर वो कैपेबिलिटी होती है कि अपने ही समान कॉम्प्लीमेंट्री एलिमेंट को वो नए स्ट्रैंड के रूप में जोड़ लेता है, ये सेमी कंजर्वेटिव नेचर है उसका। इसके बाद हम देखते हैं कि जब ये 2 फॉर्क हो गया, फिर एक साइंटिस्ट आया यार जिसका नाम था, एक में 2 आए, हुबरमैन। क्या? हुबरमैन एंड रीगी। ये 1968 की बात है, REGGI, रेगी। हुबरमैन एंड रेगी ने क्लियर किया कि जो रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है, जहां से बीच में क्या होता है, एक DNA हेलिकेज एंजाइम होती है, और DNA हेलिकेज एंजाइम रेप्लिकेशन वर्जिन यही से हुई ना, तो ये अंदर की तरफ जाती है, ये एरो बना हुआ है, अंदर की तरफ जाती है, और जिससे 2 फॉर्क बन जाते हैं, 2 फॉर्क बनते हैं, और दोनों फॉर्क बनने के बाद एक की दिशा इधर होती है और दूसरे की दिशा इधर हो जाती है। देख रहे हैं ना, 305, जिसमें एक स्ट्रैंड होती है लीडिंग स्ट्रैंड और दूसरे को हम लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। और लीडिंग स्ट्रैंड या लैगिंग स्ट्रैंड क्या है, अगुआ सूत्र, पिछुआ सूत्र, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो हमारी तीसरी पॉइंट होगी। सिंथेसिस ऑफ न्यू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन थोड़ी लंबी है, इसलिए इसको हम अगले वीडियो में दिखाएंगे। ठीक, अब यहां पे ये ध्यान रखना है कि जो DNA हेलिक्स है, DNA हेलिकेज है, ये DNA हेलिकेज ही ऐसा एंजाइम है जो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है। कैसे? ATP एनर्जी के द्वारा, और अंदर की तरफ वो तोड़ते हुए, जैसे जैसे वो ब्रेक करते हुए, मेल्ट कराते हुए, गलाते हुए अंदर की ओर चला जाता है, ये फॉर्क बढ़ती हुई चली जाती है, और जैसे जैसे फॉर्क बनती हुई जाती है वो नए स्ट्रैंड को डेवलप कराती है। डेवलप कराने के लिए देखिए RNA प्राइमर है यहाँ पे, फिर इसको हम जब बढ़ाता है सीधी वे में, स्ट्रेट लाइन में, तो उसको हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, और जो टुकड़े में बढ़ती है उसको हम कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, जिसको हम पिछुआ सूत्र भी कहते हैं, इसको हम अगुआ सूत्र कहते हैं, अगुआ पिछुआ, या लीडिंग स्ट्रैंड, या दूसरा है लैगिंग स्ट्रैंड। ये 2 स्ट्रैंड की कहानी क्या है, इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे फिर हम देखेंगे क्या है DNA पॉलीमरेज 3rd एंजाइम ऑन ओकाजाकी फ्रैगमेंट। इसी लैगिंग स्ट्रैंड को हम ओकाजाकी फ्रैगमेंट, ओकाजाकी द साइंटिस्ट, कल हम चर्चा करेंगे इस पर। और ये टोपोआइसोमेरेज देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, जिसको हम DNA गैरेज की भी कहते हैं। तो तीसरी पॉइंट जो है, जिसको हम सिंथेसिस ऑफ न्यू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।